हेलो दोस्तों, आज मैं जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी साहित्य इतिहास से रीतिकाल के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो हमारे परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। तो ए, बी, सी, डी चारों में से देखना है कि रीतिकाल के कवि कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी यानी बिहारी मतीराम घनानंद भूषण। ये KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। यह PGT परीक्षा 2004 में आ चुका है। अगर हम इसके अंदर का चीज़ पढ़ें तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 सितंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनका हत्या कर दी गई। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1679 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः जन्म के काल के अनुसार क्रम निर्धारण का विकल्प बी सही उत्तर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति यानी विशेषताएं। तो क्या होगा इसकी विशेषताएं? ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, बी, अलंकार विवेचन, सी, छंद विवेचन, या डी, शब्द शक्ति और काव्य गुण विवेचन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ए है, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ए है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, या बी, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, डी, रीतिकाल में लक्षणों ग्रंथों की प्रमुखता हुई है। तो इसमें से एक गलत विशेषता है, उसको चयन करना है। अगर हम देखें तो सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह रीतिकाल की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। ये TGT परीक्षा 2005 में आ चुका है, उसी से संबंधित अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, या खड़ी बोली, या ब्रज भाषा, या बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की भाषा सी यानी ब्रज भाषा थी। TGT परीक्षा 2011 में आ चुका है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी नाम का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ तोड़ दिया कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ऐसा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छा इनका श्लोक देखिए, एक ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमाने, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हो सो जान्यो।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषाई शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झनकार उत्पन्न करती हैं, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभंत्री की छाया में दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका था? तो रामचंद्र शुक्ल था। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।